हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 32 शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों, चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 32 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए साथियों, देखते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, बी दिया गया है श्रीगुप्त, सी दिया गया है विल्लम पंचम, डी दिया गया है बिंबिसार। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य। क्या दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे हम लोग दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे हम लोग तो मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी आपको लगता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कौन हो जाता है? पाटलिपुत्र। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बी दिया गया श्रीगुप्त। क्या दिया गया? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में बात करेंगे हम लोग दोस्तों, श्रीगुप्त के बारे में बात करेंगे हम लोग तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त की राजधानी क्या थी? तो श्रीगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। विल्लम पंचम दिया गया दोस्तों, सी दिया गया है विल्लम पंचम। क्या दिया गया है? विल्लम पंचम। विल्लम पंचम की बात करेंगे दोस्तों, विल्लम पंचम की बात करेंगे हम लोग तो यादव वंश के संस्थापक, यादव वंश के संस्थापक, यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो यादव वंश के संस्थापक विल्लम पंचम थे। कौन थे? विल्लम पंचम थे। दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि विल्लम पंचम की राजधानी क्या थी। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विल्लम पंचम की राजधानी क्या थी? तो विल्लम पंचम की राजधानी देवगिरी थी। कौन थी? देवगिरी। तो विल्लम पंचम की राजधानी क्या थी? तो विल्लम पंचम की राजधानी देवगिरी थी। दोस्तों, डी दिया गया बिंबिसार। क्या दिया गया? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। सभी लोग आंसर करेंगे कि बिंबिसार की राजधानी क्या थी। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि बिंबिसार की राजधानी क्या थी। बात करेंगे बिंबिसार की राजधानी तो बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह। कौन थी? राजगृह। तो बिंबिसार की राजधानी क्या हो गई? तो बिंबिसार की राजधानी आपका हो गया गृह, राजगृह। क्या हो गया? राजगृह। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन थी? पाटलिपुत्र थी। बी दिया गया था श्रीगुप्त, तो गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन थी? जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।
सी दिया गया, सी दिया गया था भिल्लम पंचम, क्या दिया गया था भिल्लम पंचम। तो भिल्लम पंचम यादव वंश के संस्थापक कौन थे, यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम थे, जिसकी राजधानी देवगिरी थी, क्या थी देवगिरी। फिर उसके बाद दिए गए डी दिए गए बिंबिसार, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी राजगृह थी, क्या थी राजगृह थी। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए साथी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया थाईलैंड, बी दिया गया पेरिस, सी दिया गया वियना और डी दिया गया है बहरीन, क्या दिया गया है बहरीन। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं, स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं। यदि हम बात करेंगे थाईलैंड की, दोस्तों बात करेंगे थाईलैंड की, तो एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस, थाईलैंड को कहते हैं एशिया का पेरिस, एशिया, एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं, किसे कहते हैं तो एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। बी दिया गया पेरिस को, क्या दिया गया है पेरिस को। दोस्तों बात करेंगे पेरिस को, तो इसको कहते हैं विश्व की जन्नत, क्या कहते हैं विश्व की जन्नत, विश्व, विश्व की जन्नत, विश्व की जन्नत किसे कहते हैं तो विश्व की जन्नत पेरिस को कहते हैं, किसे कहते हैं पेरिस को कहते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद दिया गया है आपका दिया गया वियना, क्या दिया गया है वियना। तो स्मारकों की राजधानी, स्मारकों की राजधानी आपका हो जाता है वियना, क्या हो जाता है स्मारकों की राजधानी आपका हो जाता है वियना। तो दोस्तों प्रश्न पूछा था कि स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं, तो स्मारकों की नगरी वियना को कहते हैं, किसे कहते हैं वियना को कहते हैं। डी दिया गया बहरीन, क्या दिया गया बहरीन, तो मोतियों का द्वीप, किसे कहते हैं बहरीन को मोतियों, मोतियों का, मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, किसे कहते हैं बहरीन को कहते हैं। दोस्तों थाईलैंड को क्या कहते हैं तो थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहते हैं, क्या कहते हैं एशिया का पेरिस किसे कहते हैं तो एशिया का पेरिस थाईलैंड कहते हैं। फिर उसके बाद विश्व की जन्नत, विश्व की जन्नत किसे कहते हैं तो विश्व की जन्नत पेरिस को कहते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। अब जबकि स्मारकों की नगरी, तो स्मारकों की नगरी वियना कहते हैं। वियना का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि जिम्बाब्वे की राजधानी है, जिम्बाब्वे की राजधानी है। आप लोग बताएंगे कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। पहला दिया गया काहिरा, बी दिया गया है नैरोबी, सी दिया गया हरारे और डी दिया गया कंपाला, क्या दिया गया है कंपाला। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे। बात करेंगे आप लोग जिम्बाब्वे की राजधानी की, तो पहला दिया काहिरा, क्या दिया गया है काहिरा। अब फिर उसके बाद दिया गया है आपका क्या दिया गया दोस्तों काहिरा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा काहिरा की बात करेंगे तो मिस्र देश की राजधानी। काहिरा किस देश की राजधानी है तो काहिरा मिस्र की राजधानी है। किस देश की राजधानी है तो काहिरा मिस्र की राजधानी है। फिर उसके बाद दिया गया है नैरोबी, क्या दिया गया है नैरोबी। नैरोबी की बात करेंगे तो नैरोबी आपको हो जाता है केन्या की राजधानी, क्या हो जाता है केन्या की राजधानी। केन्या की राजधानी आपका क्या हो जाता है तो केन्या की राजधानी आपका नैरोबी हो जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है हरारे, क्या दिया गया है हरारे। तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपका हो जाएगा हरारे, क्या हो जाएगा हरारे। दोस्तों जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगा तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपका हो जाएगा हरारे। अब जबकि डी दिया गया है कंपाला, क्या दिया गया है कंपाला। कंपाला की बात करेंगे हम लोग
तो हो जाएगा युगांडा। क्या हो जाएगा? युगांडा। युगांडा देश की राजधानी आपका हो जाएगा कंपाला। क्या हो जाएगा? कंपाला। तो साथियों जो मिस्र काहिरा है, काहिरा मिस्र देश की राजधानी है। फिर उसके बाद दिया गया नैरोबी, तो केन्या देश की राजधानी आपका हो गया नैरोबी। हरारे जिम्बाब्वे देश की राजधानी, और जबकि कंपाला, तो कंपाला आपका हो गया युगांडा देश की राजधानी। किस देश की राजधानी? तो युगांडा देश की राजधानी कंपाला, और जबकि हरारे जिम्बाब्वे देश की राजधानी हो जाता है। आइए साथी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि किस मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि किस मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पहला दिया गया लाल मिट्टी, बी दिया काली मिट्टी, सी दिया गया लेटेराइट मिट्टी, और डी दिया गया जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों बात करेंगे लाल मिट्टी की हम लोग, बात करेंगे लाल मिट्टी की हम लोग। दोस्तों जो आपका लाल मिट्टी दिया गया है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि जो लाल मिट्टी दिया गया है, साथियों लाल मिट्टी के बारे में बताएंगे। और अगली प्रश्न पूछा किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ए दिया गया लाल मिट्टी, बी दिया गया काली मिट्टी, और सी दिया गया लेटेराइट मिट्टी, और डी दिया गया जलोढ़ मिट्टी। बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे हम लोग तो चाय के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, चाय के लिए सर्वोत्तम मिट्टी किसे माना जाता है? तो चाय के लिए सर्वोत्तम मिट्टी लेटेराइट मिट्टी को माना जाता है। जबकि काली मिट्टी को कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम, कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम किस मिट्टी को माना जाता है? तो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम काली मिट्टी को माना जाता है। प्रश्न पूछा कि किस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपका काली मिट्टी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी को दोस्तों, काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका काली मिट्टी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा था कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आइए साथियों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। ए आपका दिया है बागवानी से, बी दिया गया केचुआ पालन से, सी दिया गया अंगूर की खेती से, डी दिया गया मधुमक्खी पालन से। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। आपका ए दिया गया बागवानी से। क्या दिया गया है? बागवानी से। दोस्तों बागवानी की बात करेंगे हम लोग, बागवानी की बात करेंगे हम लोग तो हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर का संबंध आपका हो जाता है बागवानी से। किससे हो जाता है? तो हार्टिकल्चर का संबंध आपका हो जाता है बागवानी से। और जबकि बी दिया केचुआ पालन से। क्या दिए गए? केचुआ पालन से। वर्मी कल्चर क्या हो जाता है? वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर का संबंध किससे हो जाता है? तो वर्मी कल्चर का संबंध आपका केचुआ पालन से हो जाता है। किससे हो जाता है? केचुआ पालन से हो जाता है। दिया गया है अंगूर की खेती, तो बीटी कल्चर क्या हो जाएगा? बीटी कल्चर, बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। किससे है? अंगूर की
खेती से। आपका प्रश्न पूछा है कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। प्रश्न क्या पूछा है कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। दोस्तों ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। आपका हॉर्टिकल्चर हो गया बागवानी से, वर्मी कल्चर हो गया केचुआ पालन से, और अंगूर खेती आपका हो गया बीटी कल्चर से। किससे हो गया, बीटी कल्चर से। और जबकि फिर उसके बाद ये मधुमक्खी पालन से। क्या दिया गया, मधुमक्खी पालन से। तो मधुमक्खी पालन आपका हो गया एपी कल्चर। क्या हो गया, एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या हो गया, एपी कल्चर। दोस्तों प्रश्न पूछा है कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। तो साथियों बागवानी आपका आ गया हॉर्टिकल्चर संबंधित, और जबकि केचुआ पालन आपका हो गया वर्मी कल्चर से संबंधित, और अंगूर की खेती हो गया आपका बीटी कल्चर से संबंधित, फिर हो गया मधुमक्खी पालन हो गया एपी कल्चर संबंधित। दोस्तों प्रश्न पूछा कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। दोस्तों चारों ऑप्शन में से ओलेरी कल्चर किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। यदि हम लोग बात करेंगे ओलेरी कल्चर की, किससे बात करेंगे, ओलेरी कल्चर की, तो ओलेरी कल्चर आपको हो गया सब्जी उत्पादन से। सब्जी उत्पादन, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। जबकि दोस्तों ऑप्शन में सब्जी उत्पादन नहीं दिया था, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। आइए साथी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया। पहला दिया गया सतलज नदी पर। क्या दिया गया, सतलज नदी पर। बी दिया गया ब्यास नदी पर। सी दिया गया रिहंद नदी पर, और डी दिया गया महानदी पर। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। पहला दिया गया आपका सतलज नदी पर। क्या दिया गया, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे, तो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य के सतलज नदी पर बनाया गया है। बी दिया गया आपका ब्यास नदी पर। क्या दिया गया है, ब्यास नदी पर। तो ब्यास परियोजना हो जाता है ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना। क्या हो जाता है, ब्यास परियोजना। ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है, तो ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना है। और जबकि सी दिया गया है रिहंद नदी। क्या दिया गया है, रिहंद नदी। तो रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो रिहंद बांध। दोस्तों रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। दे दिया गया महानदी नदी पर। क्या दिया गया है, महानदी पर। तो हीराकुंड बांध हो जाता है। क्या हो जाता है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। प्रश्न पूछा कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना, दोस्तों टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों प्रश्न था कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो टिहरी बांध परियोजना दो नदियों पर बनाया गया है। कौन कौन सी नदी हो जाती है, टिहरी बांध परियोजना दो नदियों पर बनाया गया है। दो नदी पर बनाया गया है, दो नदी पर बनाया गया है। पहला आपका हो जाता है भागीरथी। क्या हो जाता है, पहला आपका हो जाता है भागीरथी। दूसरा आपको हो जाता है भिलांगना। क्या हो जाता है, भिलांगना। तो टिहरी बांध परियोजना दो नदियों पर बनाया गया, भागीरथी और भिलांगना नदी। और यह किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। साथियों, जो सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाता है, जबकि ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना हो जाता है। और फिर उसके बाद दिया है रिहंद नदी, तो रिहंद नदी पर रिहंद बांध हो जाता है। फिर उसके बाद दिएगा महानदी पर हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना दो नदियों पर बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो टिहरी बांध परियोजना दो नदियों पर बनाया गया। पहला आपका होता है भागीरथी और दूसरा आपका होता है भिलांगना। क्या होता है? भिलांगना। और किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए साथियों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि नीला चांद किस साहित्यकार की रचना है? नीला चांद किस साहित्यकार की रचना है? सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि नीला चांद किस साहित्यकार की रचना है। पहला आपका दिया गया केदारनाथ सिंह, दूसरा आपका दिया गया शिव प्रसाद सिंह, सी दिया गया कुंवर नारायण और डी दिया गया सुरेंद्र वर्मा। क्या दिए गए? सुरेंद्र वर्मा। तो नीला चांद किस की रचना है? किस साहित्यकार की रचना है? सभी साथी इसका आंसर करेंगे। पहला आपका दिया गया केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस। बात करेंगे केदारनाथ सिंह की, तो अकाल में सारस इनका काव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? काव्य। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का काव्य हो जाता है। बी दिया गया शिव प्रसाद सिंह। क्या दिया गया? शिव प्रसाद सिंह। तो नीला चांद क्या हो जाता है? नीला चांद। और यह क्या है? यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। तो नीला चांद किसका उपन्यास है? तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास हो जाता है। सी दिए गए कुंवर नारायण। क्या दिया गया? कुंवर नारायण। कोई दूसरा नहीं। क्या हो जाता है? कोई दूसरा नहीं। अब इनका क्या हो जाता है? तो इनका काव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? काव्य। कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण सिंह का काव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? काव्य हो जाता है। डी दिए गए सुरेंद्र वर्मा। क्या दिए गए? सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए। तो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी की काव्य हो जाता है। कुंवर नारायण जी का कोई दूसरा नहीं, इनका काव्य है। नीला चांद एक उपन्यास है। और किस साहित्यकार का उपन्यास है? तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अकाल में सारस किस का काव्य है? तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का काव्य। प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न पूछा है कि नीला चांद किस साहित्यकार की रचना है? तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का रचना है। किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह का रचना है। जबकि अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का काव्य हो जाता है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का काव्य हो जाता है। फिर उसके बाद आपका दिया गया कोई दूसरा नहीं। तो कुंवर नारायण सिंह का काव्य हो जाता है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का काव्य हो जाता है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए साथियों, लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। ए दिए गए कैलाश वाजपेयी, बी दिए गए उदय प्रकाश, सी दिए गए चंद्रकांत देवताले। क्या दिए गए? देवताले। डी दिए गए मृदुला व गर्ग। क्या दिए गए? मृदुला गर्ग। सभी साथी प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला दिए गए कैलाश
वाजपेयी क्या दिए गए, कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर। तो हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी की रचना हो जाती है। बी दिया गया उदय प्रकाश, क्या दिए गए, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश मोहनदास, क्या हो जाता है, उदय प्रकाश हो जाता है मोहनदास, मोहनदास। यह एक कहानी है, क्या है, कहानी है। तो मोहनदास किस साहित्यकार की कहानी हो जाती है, तो मोहनदास उदय प्रकाश जी की कहानी हो जाती है। सी दिया गया चंद्रकांत देवताले, क्या दिया गया, चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूं, क्या हो जाता है, पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं। यह काव्य हो जाता है, क्या हो जाता है, काव्य हो जाता है। पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले जी का काव्य हो जाता है। डी दिया गया मृदुला गर्ग, क्या दिया गया है, मृदुला गर्ग मिलजुल कर दोस्तों, मिलजुल कर मनहर, क्या हो जाता है, मिलजुल कर मनर, मिलजुल कर मनर। यह एक उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है दोस्तों, यह क्या है, तो यह एक उपन्यास हो जाता है मृदुला गर्ग जी का। किसका उपन्यास हो जाता है, तो मृदुला गर्ग जी का उपन्यास हो जाता है। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, तो हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी की रचना हो जाती है। किसकी रचना हो जाती है, तो कैलाश वाजपेयी जी की रचना हो जाती है। जबकि मोहनदास की कहानी आपका हो जाता है, मोहनदास एक कहानी है, और किसकी कहानी है, तो उदय प्रकाश जी की कहानी हो जाती है। किसकी कहानी हो जाती है, तो उदय प्रकाश जी की कहानी हो जाती है। पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं किस साहित्यकार की काव्य हो जाती है, तो पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले जी का काव्य हो जाता है। मिलजुल कर मनर, यह एक उपन्यास है, और किस साहित्यकार की उपन्यास है, तो मृदुला गर्ग जी का उपन्यास हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए साथ ही हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे कि फार्मिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। फार्मिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है, पहला आपका दिया है CHCl3, बी दिया गया HCHO, सी दिया है NaCl और डी दिया है NaOH। बात करेंगे CHCl3 की, बात करेंगे हम लोग CHCl3 की, तो हो जाता है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। फिर उसके बाद दिया गया HCHO, क्या दिया गया है HCHO, तो HCHO फार्मिक अम्ल का सामान्य सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, फार्मिक अम्ल का सामान्य सूत्र हो जाता है। सभी साथी आंसर करेंगे कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सभी साथी आंसर करेंगे कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है। सी दिए गए NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब फिर उसके बाद देखिए डी NaOH, कास्टिक सोडा, क्या हो जाता है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साथ ही प्रश्न पूछा है कि फार्मिक अम्ल का सामान्य सूत्र हो जाता है, तो फार्मिक अम्ल का सामान्य सूत्र HCHO हो जाता है, और जबकि CHCl3 तो क्लोरोफार्म का सामान्य सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाता है, कास्टिक सोडा मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या कहते हैं, तो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। प्रश्न पूछा है कि फार्मिक अम्ल का सामान्य सूत्र हो जाता है, तो फार्मिक अम्ल का सामान्य सूत्र HCHO हो जाता है। आइए साथ ही हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी आंसर करेंगे,
सभी साथी आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 10 का कि रुधिर का पीएच मान होता है। सभी साथी आंसर करेंगे कि रुधिर का पीएच मान होता है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? पहला दिया गया 7.4, बी दिया गया 6, सी दिया गया 5 और डी दिया गया 3। सभी साथी आंसर करेंगे कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। तो रुधिर का पीएच मान कितना हो गया? तो रुधिर का पीएच मान 7.4 हो गया। आइए साथी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मेजर ध्यानचंद जी ने कितनी बार जीता? तो स्वर्ण पदक ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद ने स्वर्ण पदक 3 बार जीता। कितनी बार जीता? 3 बार। तो ओलंपिक खेलों में मेजर ध्यानचंद जी ने स्वर्ण पदक को 3 बार जीता। कितनी बार जीता? 3 बार जीता। यदि हम लोग बात करेंगे सन की, तो पहला आपका हो जाता है 1928। क्या हो जाता है? पहला आपका हो जाता है सन 1928 ईस्वी। पहला आपका हो जाता है सन 1928 ईस्वी। दूसरा आपका हो जाता है सन 1932 ईस्वी। क्या हो जाता है? सन 1932 ईस्वी। और फिर उसके बाद हो जाता है आपका सन 1936 ईस्वी। क्या हो जाता है? सन 1936 ईस्वी। तो साथियों, ओलंपिक खेलों में मेजर ध्यानचंद जी ने स्वर्ण पदक 3 बार जीता। पहला आपका हो जाता है 1928, दूसरा आपका हो जाता है 1932, तीसरा आपका हो जाता है सन 1936। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जबकि स्वर्ण पदक जीतने वाले मेजर ध्यानचंद जी ने स्वर्ण पदक को 3 बार जीता। कितनी बार जीता? तो स्वर्ण पदक को 3 बार जीता। पहला आपका हो जाता है सन 1928 ईस्वी, दूसरा आपका हो जाता है सन 1932 ईस्वी, तीसरा आपका हो जाता है सन 1936 ईस्वी। तो 29 अगस्त आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 29 अगस्त क्या हो जाएगा? तो 29 अगस्त
बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आइए साथियों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। पहला आपका दिया गया बैडमिंटन, बी दिया गया है हॉकी, सी दिया गया फुटबॉल और डी दिया गया है क्रिकेट। क्या दिया गया है? क्रिकेट। दोस्तों पहला आपका दिया गया है बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करेंगे तो नारंग कप और अमृत दीवान कप। नारंग कप और दूसरा आपको देता है अमृत दीवान कप। तो नारंग कप और अमृत दीवान कप बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाते हैं। बी आपका दिया गया हॉकी। क्या दिया गया है? हॉकी। दोस्तों बी आपका क्या दिया गया है? हॉकी। तो आगा खान कप और नेहरू ट्रॉफी। आगा खान कप, तो आगा खान कप और दूसरा आपको देता है नेहरू ट्रॉफी। तो आगा खान कप और नेहरू ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो आगा खान कप और नेहरू ट्रॉफी हॉकी खेल में दिया जाता है। किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी खेल में दिया जाता है। सी आपका दिया गया फुटबॉल। क्या दिया गया है? फुटबॉल। तो डूरंड कप हो जाता है और संतोष ट्रॉफी। डूरंड कप और दूसरा आपको हो जाता है संतोष ट्रॉफी। क्या हो जाता है? संतोष ट्रॉफी। दोस्तों संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित हो जाते हैं। किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? तो फुटबॉल खेल से संबंधित हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका दिया गया दोस्तों रणजी ट्रॉफी और बिरला ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी और दूसरा आपको देता है बिरला ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी और बिरला ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो रणजी ट्रॉफी और बिरला ट्रॉफी आपका क्रिकेट खेल में दिया जाता है। बैडमिंटन नारंग कप और अमृत नारंग कप और दूसरा आपका अमृत दीवान कप बैडमिंटन में दिया जाता है। आगा खान कप और फिर उसके बाद नेहरू ट्रॉफी कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी कप। तो डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी कप आपका फुटबॉल में दिया जाता है और जबकि रणजी ट्रॉफी कप और बिरला ट्रॉफी कप किस खेल में दिया जाता है? तो एक क्रिकेट में दिया जाता है। प्रश्न पूछा कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान गोल्ड कप हॉकी खेल से संबंधित हो जाता है। तो हॉकी खेल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए साथी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 13 दिए गए कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। पहला आपका दिया है पनामा, बी दिया गया आपका लाओस, सी दिया गया आपका मकाऊ, डी दिया गया आपका मेक्सिको। क्या दिया गया है? मेक्सिको। तो सभी साथी प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा किस देश की मुद्रा? पहला आपका दिया पनामा। क्या दिया गया? पनामा। तो संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर आपका हो जाता है पनामा। क्या हो जाता है? पनामा। तो पनामा देश की मुद्रा क्या हो जाता है? पनामा देश की मुद्रा आपका हो जाता है संयुक्त। तो पनामा एक देश है और पनामा देश की मुद्रा क्या हो जाता है? तो पनामा देश की मुद्रा आपका हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर।
संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। तो पनामा देश की मुद्रा क्या हो जाता है? तो पनामा देश की मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर हो जाता है। बी आपका दिया गया लाओस। क्या दिया गया है? लाओस। लाओस देश की मुद्रा की बात करेंगे हम लोग तो लाओ कीप क्या हो जाता है? लाओ कीप। लाओ कीप किस देश की मुद्रा है? तो लाओ कीप लाओस देश की मुद्रा हो जाता है। सी आपका दिया गया मकाऊ। क्या दिया गया है? मकाऊ। और फिर उसके बाद आपका दिया गया मेक्सिको। क्या दिया गया है? मेक्सिको। तो मेक्सिकन पेसो क्या देता है? मेक्सिकन पेसो। तो मेक्सिकन पेसो किस देश की मुद्रा हो जाता है? तो मेक्सिकन पेसो मेक्सिको देश की मुद्रा हो जाता है। प्रश्न पूछा कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा हो जाता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर किस देश की मुद्रा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर पनामा देश की मुद्रा हो जाता है। लाओ कीप किस देश की मुद्रा है? तो लाओ कीप लाओस देश की मुद्रा हो जाती है। अब जबकि मेक्सिको पेसो किस देश की मुद्रा है? तो मेक्सिको पेसो मेक्सिको देश की मुद्रा हो जाता है। प्रश्न पूछा था कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा हो जाती है। ऐसा हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किसके कारण त्वचा जल जाती है? आप लोग बताएंगे कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जल जाती है? इसका कारण क्या होता है? पहला आपका दिया गया अवरक्त किरण के कारण, बी दिया गया है क्लोरीन के कारण, सी दिया गया उष्मा के कारण, डी दिया गया पराबैंगनी किरण के कारण। तो सभी साथी बताएंगे कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? इसका एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका एक प्रमुख कारण क्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरीन के कारण त्वचा क्या हो जाती है? जल जाती है। क्या हो जाती है? जल जाती है। तो क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए साथी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 15 दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाती है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यह प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों कल के वीडियो में जो प्रश्न था, कल के वीडियो का जो प्रश्न था उसका जवाब देने वाले जो विद्यार्थी थे मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। पहला आपका हो जाता है रविंद्र यादव, महेश यादव, सचिन यादव, फिर उसके बाद आपका हो जाता है हिमांशु कुमार, सूरज यादव यल, अभिषेक शुक्ला, फिर उसके बाद होता है आपका सूरज दुबे, अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, वैष्णवी पाठक, खुशी गुप्ता, फिर उसके बाद आपका हो जाता है आकाश सोनकर। तो ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रत्येक प्रश्न का सही और सटीक जवाब देते हैं। दोस्तों हमें आशा है कि आप भी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देंगे। दोस्तों स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 32 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।